हेलो दोस्तों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी के सीरीज़ में आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर 2 करेंगे, जो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स न बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्या केवल बीमार होना ही उसके दायरे में आता है, उसके डेफिनेशन के दायरे में आता है, या फिर उसके अलावा और भी कारक हैं जो उसमें शामिल होते हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, और सरकार की क्या भूमिका है, और लोग सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, और क्या उसमें और सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो हमारे संविधान में ये पहले से ही अपनाया गया है कि स्वास्थ्य को एक अधिकार माना गया है, जो कि मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। और फिर भी भारत में ये समानता, सभी लोगों को समान रूप से ये सेवाएं जो हैं उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, और इसमें भी दो तरह के पहलू होते हैं। एक तो निजी स्वास्थ्य भी होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी होती हैं। ठीक है, तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। तो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जो है अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं अपने ऊपर रूल करने के लिए। ठीक है, तो लोगों के द्वारा लोगों पर किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो अभी लोकतंत्र में लोग ये अपेक्षा करते हैं या उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार उनके कल्याण के लिए कुछ काम करे। तो कल्याण के लिए काम कैसे करेगी? उनको एजुकेशन देके, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देके, उनको रोजगार देके, उनके घरों का निर्माण करके, सड़कों को निर्माण करके, बिजली उपलब्ध कराकर, सामाजिक सुरक्षा के और अन्य आयाम उनको प्रोवाइड करा के ये कल्याण का काम सरकार करती है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में, मतलब इस चैप्टर में हम लोग केवल स्वास्थ्य से रिगार्डिंग चीज़ों को देखेंगे। अब इसमें कुछ फोटो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फलों की टोकरी लगी हुई है, यहाँ पर पानी के मटके कुछ लोग लेके आए हैं दूर से, और यहाँ बाल काटे जा रहे हैं बच्चे के, और ये ऑपरेशन फैसिलिटी है, यहाँ नर्सों की ट्रेनिंग का है, और यहाँ पर देख रहे हैं पानी के लिए लाइन लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ साफ सुथरा वातावरण नहीं है। ठीक है, और ये एम्बुलेंस सेवा गांव तक जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि केवल स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य के अनेक प्रकार से हम उसके बारे में सोच सकते हैं। तो स्वास्थ्य हमारा जो बीमारियों या चोट से मुक्त रहना, अगर मान लो हमें कोई बीमारी नहीं है या हमें किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के और भी आयाम होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं या कुछ ऐसी स्थितियां जो स्वास्थ्य को जोड़कर देखी जाती हैं, जैसे कि जिनसे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनको भी स्वास्थ्य में शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि जो ऊपर परिस्थितियां दी गई हैं, अब ये बहुत दूर से हमें पीने का पानी लेके आ रही हैं, और ये पानी की क्या शुद्धता है, कितनी शुद्धता है, ये हमको नहीं पता, ये बीमार भी कर सकती है हमको। ठीक है, तो स्वच्छ पानी भी स्वास्थ्य में देखा जाएगा। ठीक है, और ये फल फ्रूट की जो टोकरी है, ये कितना स्वच्छ है, यहाँ पे फ्रूट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये जो बालों का कटाई हो रहा है, आपको तो पता होगा कि आजकल जब भी जो लोग बाहर बाल कटवाते हैं तो उनको जब ब्लेड लगाई जाती है तो लोग नई ब्लेड लगाते हैं अक्सर, क्योंकि एचआईवी का खतरा रहता है उसमें। ठीक है, और ये यहाँ देख रहे हैं ऑपरेशन फैसिलिटीज हो रहा है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब स्वास्थ्य जो कर्मचारी होते हैं स्वास्थ्य सेवा के, उनको कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑपरेशंस की फैसिलिटीज कैसी हैं, पीने का स्वच्छ पानी अवेलेबल है या नहीं है, स्वच्छ वातावरण है कि नहीं। ठीक है, खाने की सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पोषण की, वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक, तो ये सब भी स्वास्थ्य के आयाम में आता है। ठीक है, तो यदि लोगों के पीने के लिए स्वच्छ पानी
प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल रहा है तो सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। और अगर यही भरपेट भोजन उनको ना मिले और वातावरण उनको स्वच्छ ना मिले, उनको घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो बीमार होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है। तो अब सभी, हर कोई चाहता है कि वो अपना कार्य जब करे तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर करे और उसको कोई भी सुस्ती ना फील हो, चिंताग्रस्त ना हो, और लंबे समय तक उसको ये ना रहे कि मैं बीमार हो जाऊंगा या किसी और परिस्थिति से जूझे ना। तो ये स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। अगर वो इस तरह की फीलिंग रखता है या सुस्त फील करता है या कुछ करने का मन नहीं हो रहा है या परेशान है, चिंताग्रस्त है, तो ये स्वास्थ्य की अवस्था नहीं है। ठीक है। तो जब हम तनाव मुक्त होकर, टेंशन फ्री होकर, बिल्कुल फ्री माइंड होकर और हैप्पी होकर अपना काम करते हैं, तो उसको स्वास्थ्य के साथ देखा जाता है। तो स्वास्थ्य को बीमारी रहित अवस्था के साथ साथ बीमारी जो हेल्थ को, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके साथ भी स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। ठीक है। और अब देखिए भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक, इसमें देखो दो, एक टेबल ये बनाई गई है, एक ये बनाई गई है। इसमें एक तरफ भारत की पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई हैं और इसमें भारत की एक नेगेटिव चीज़ों को दिखाया गया है कि क्या हम लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं और क्या हमने अचीव कर लिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि संसार में भारत के सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। ठीक है, भारत में। और यहाँ के जो सबसे अधिक डॉक्टर यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, लगभग हर साल 30,000 से अधिक डॉक्टर डिग्री लेकर यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, भारत में। और यही भारत में ही ऐसा होता है कि अधिकांश जो डॉक्टर हैं वह शहरी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं और ग्रामवासी जो गांव में रहते हैं उनको डॉक्टर की पहुंच के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के मुकाबले, अब जैसे इंडिया क्या है, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है। इसमें आधे से ज़्यादा जो मतलब 68, अभी 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से ये है कि 68.8% पब्लिक जो है, जनता भारत की, वो गांव में निवास करती है। ठीक है। अब इनके स्वास्थ्य केयर के लिए, इनके देखभाल के लिए डॉक्टरों की बहुत कमी है गांव में। ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग 31 पॉइंट जो लोग हैं वो डॉक्टरों की सेवा लेते हैं शहरों। ठीक। पिछले वर्षों में क्या हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में, सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। जैसे कि हॉस्पिटल्स की संख्याओं में वृद्धि देखी गई। 1950 में केवल 2,717 हॉस्पिटल थे। ठीक। जो अभी वर्तमान में करीब करीब 23,500 हो गए हैं। तो कितना अंतर आ गया, लगभग लगभग 11 गुना का अंतर है। ठीक। और यहीं इंडिया में क्या होता है कि हर साल करीब 5 लाख लोग, ठीक है, 5 लाख लोग टीबी से बीमार होकर मर जाते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता जब से हमें मिली है तब से इसका कोई आज तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं। 5 साल लगभग हर साल लोग मरते हैं टीबी से। मलेरिया में हर बार 20 लाख से अधिक मामले आते हैं, हर साल आते हैं, और इसमें ज़्यादा सुधार नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और भारत में जो विदेशी पर्यटन है, विदेशों से बहुत सारी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए इंडिया में आते हैं, जिनको हम चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म का नाम देते हैं। ठीक है। और ये क्यों इंडिया क्यों आते हैं? इंडिया इसलिए आते हैं क्योंकि भारत में कुछ ऐसे अस्पताल हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है। जो बहुत ही कम पैसा में उच्च स्तरीय सुविधाएं देते हैं। इस वजह से इंडिया में लोग चिकित्सा पर्यटन के रूप में इंडिया में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम सबको पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। दिल्ली में आपको पता ही है, लोग आधे से ज़्यादा लोग वाटर बॉटल का यूज़ करते हैं या आरओ का यूज़ कर रहे हैं, और उसमें भी पानी का समस्या देखी जाती है। संचारणी बीमारियां जो होती हैं पानी के द्वारा, पानी एक दूसरे से, अगर गंदा पानी है तो उससे बीमारियां जो फैलती हैं, उनसे करीब करीब 21% जल जनित जो बीमारियां होती हैं, संचारणी बीमारियां, वो 21% जल से ही होती हैं। ठीक है। जिसमें कि हैजा है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, ये बीमारी जो है हमारे इससे ही होती है, पानी से ही होती है। ठीक है। तो भारत विश्व में दवाई, एक और ये पॉइंट दिया गया कि भारत विश्व में दवाई निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक। और बहुत ही कम मूल्य में भारत दवाइयों की निर्माण करता है और इनको एक्सपोर्ट करता है भारी मात्रा में।
निर्यात करता है दूसरे देशों को, ठीक है। और सेम अगर यहीं इंडिया में देखा जाए तो आधे से ज़्यादा मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, और वो माल न्यूट्रिशन के जो है माल न्यूट्रिशन जो अल्प पोषण होता है उसके शिकार रहते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी 2022 में, इस 2022 की रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? इंडिया की रैंकिंग थी 107, ठीक है। और लगभग 121 121 देशों के आंकड़े में 107 इंडिया की रैंकिंग थी, ठीक है। और इंडिया का जो स्कोर था वो लगभग 29.1 के आसपास था, ठीक है, जो कि सीवियर कंडीशन में आता है, ठीक है। इस स्कोर के हिसाब से वर्ल्ड के देशों को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। लो, मॉडरेट, सीवियर, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक है। लो, मॉडरेट, सीवियर, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक है। इस तरह से 5 कैटेगरी में बांटा जाता है और इंडिया यहाँ पे आता है, ठीक। अब बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें क्या करना है? उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए हमको, ठीक है। जब हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो हम बीमारियों से बचाव करेंगे और उनका उपचार हम लोग उनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या चीज़ें आएंगी? स्वास्थ्य केंद्र आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, और टेस्ट करने के लिए हमारे पास लैब्स आएंगी, एम्बुलेंस की सेवा होगी, ठीक है। ब्लड बैंक्स होंगे जो मरीजों को आवश्यक देखभाल या आवश्यक सेवाएं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे चलाने के लिए मतलब इन जो सेवाएं हैं इनको चलाने के लिए हमारे पास क्या होगा? प्रशिक्षित डॉक्टर होने चाहिए, प्रशिक्षित नर्स होनी चाहिए, प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियंस होने चाहिए जो उन सर्विसों को प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। और रोगों को अच्छे से पहचान करें ताकि ये जो प्रयोग लैब से जो रिपोर्ट आती है उनको सही से एनालिसिस कर कर उनका इलाज किया जा सके, ठीक है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने, अब देखिए इंडिया में ये कहा जाता है कि प्रायः हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हम असमर्थ हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, पर्याप्त धन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और अगर हम पिछले वाले चार्ट में देखें और उसके पॉजिटिव पॉइंट देखें तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इंडिया सक्षम नहीं है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, ठीक है। बस उसमें कमियां हैं, उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। और कुछ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उपाय हम लोग मतलब कर सकते हैं और क्या क्या विभिन्न आयोगों ने उस पर सिफारिश की है कि ऐसा किया जाए, ठीक है। तो भारत में क्या है, बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने हैं, अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है, ठीक है। तो ऐसे जो सार्वजनिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो सार्वजनिक मिलती है, सार्वजनिक मतलब सभी लोगों को जो उपलब्ध होती है वो सरकार चलाती है, ठीक है। तो ऐसे जो चिकित्सालय होते हैं और जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो उनको कहा जाता है सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है। तो क्या करती है सरकार, जो है अपनी एक संख्या मतलब एक जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा भाग, ठीक है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाता है। इसमें मतलब बहुत सारे हजारों सैकड़ों गांवों को कवर किया जाता है, ठीक। तो अगर ये देखें कि चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रकृति के बाद भी हम इलाज की नई तकनीकियाँ विविधा हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है, उसके बाद भी हम उस पर उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही तरह से अपने लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी जो खराब है, जो हम बता रहे हैं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो सकारात्मक विकास के बाद भी हमारी जनता को उचित सेवाएं देने में असमर्थ हैं। तो ये एक विरोधाभास स्थिति है। एक तरफ तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि चिकित्सा पर्यटक आ रहे हैं जो दूर देश से हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं कि कम पैसे में हम उच्च स्तरीय सेवा हम लोगों को दे रहे हैं। और यहाँ एक तरफ क्या हो रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभव है, उसके बाद भी हम अपने जो अपने नागरिक हैं उनको हम आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देने में हम असमर्थ हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगाकर हमें खड़ा होना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दो बच्चों का दिया गया है, अमन और रंजन, ठीक है। इन दोनों में क्या है कि दोनों को वायरल हो जाता है, दोनों को वायरल फीवर होता है।
तो रंजन के पिताजी क्या है, वो बहुत अमीर है, उनके पास संसाधन संपन्न है। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं जो निजी अस्पताल है। वहाँ पर क्या होता है कि बड़ी बढ़िया बढ़िया सुविधाएं होती है, और होटल की तरह वो बिल्कुल हॉस्पिटल दिखता है। ठीक है। तो रिसेप्शन काउंटर में जाकर ही उनको तुरंत 500 रुपये देने पड़ते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। और वहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक व्यूजिक चल रहा होता है, और पूरा हॉस्पिटल ऐसे चमचमा रहा होता है जैसे कि वो 5 स्टार होटल में गए हुए हैं। ठीक है। तो डॉक्टर तुरंत उनका चेकअप करता है, और जो जांच के लिए बोलता है, तो महिला जो जाती है वो उसका जांच के लिए जो ब्लड निकालती है, वो हंसी मजाक कर कर उससे ब्लड निकाल लेती है। और फिर उसके जांच के जो परिणाम आते हैं उनको तुरंत डॉक्टर चेक करता है, और सब कुछ ठीक ठाक कह के कुछ दवाइयाँ लिख देता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा लड़का है अमन, उसके जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा संसाधन संपन्न नहीं है, तो वो एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं जो कि बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है। उसमें क्या होता है कि एक ओपीडी काउंटर होता है। ठीक है, ओपन पेशेंट डोर जो होता है, वहाँ पर क्या होता है कि लंबी लाइन लगानी पड़ी कि डॉक्टर उनको देखे पहले क्या दिक्कत है। तो उसमें बहुत लंबी उसको लाइन लगानी पड़ी, और वो इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो जब उसने जांच कर डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उनको जांच के लिए बोला कि अपना जांच कराओ। तो अब वो वहाँ से डॉक्टर के पास से जाए गए, वहाँ पर जांच के लिए भी, जांच का सैंपल लेने के लिए भी वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी। तो फिर वहाँ पर लाइन में खड़े होकर उसने जांच के लिए सैंपल दिया, और सैंपल का जो नतीजा है वो भी 3 दिन में मिला उसको। ठीक है। उस 3 दिन के बाद जब उसका नतीजा मिला, तो फिर वो हॉस्पिटल वापस गया, तो वो जो पहले डॉक्टर था वो डॉक्टर भी वहाँ नहीं था। तो दूसरा डॉक्टर उसको चेक कर रहा है। अब दूसरी डॉक्टर ने क्या कहा कि पहला जो तुम्हारा डॉक्टर ने देखा था उसका एक कार्ड बनता था, ओपीडी कार्ड, उस कार्ड को दिखाओ, और फिर उससे मैच करेगी वो खून की रिपोर्ट क्या क्या है उसमें क्या नहीं। और फिर उसने ये बोला कि इसे वायरल हुआ है, और उसको बुखार की दवा दे दी कि जाओ इस दवा खा लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि रंजन जो संसाधन संपन्न था, उसको पैसे काफ़ी पे करने पड़े, लेकिन उसको सुविधा बहुत ही जल्दी मिली। बट उसको पैसे जांच के लिए भी देने पड़े ज़्यादा, कम समय में उसको सुविधा मिली, लेकिन उसे और अधिक दवाइयों का भी सेवन करना पड़ा, जिसके लिए भी उसे अधिक पेमेंट करना पड़ा होगा। ठीक है। तो इस तरह से निजी स्वास्थ्य सेवाएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ा सा अंतर दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो अब इस कहानी में जो दो मोटे वर्ग में बांटा गया है स्वास्थ्य सेवाओं को, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्या होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। ठीक है। ये एक श्रृंखला होती है। तो ये श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? छोटे से जो प्राइमरी हेल्थ केयर से, फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर से, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाती है, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर, तहसील क्षेत्र से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक। ठीक है। अब क्या होता है कि जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखभाल से काम करता है। वो उनके निर्देशों के अनुसार वो वहाँ पर काम करता है। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में उन गाँव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पीएचसी और सीएचसी होते हैं। उसके बाद जब उनका इलाज मतलब ठीक से नहीं हो पाता है, उनका केयर नहीं हो पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है। तो बड़े शहरों में जो कई मतलब छोटे शहरों में क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो गए, लेकिन बड़े शहरों में कई हॉस्पिटल होते हैं, और उनमें विशिष्टता भी होती है। जैसे मान लो कि हार्ट के लिए एक अलग हॉस्पिटल बना दिया गया, हार्ट से रिलेटेड बीमारी के लिए। ठीक है। और लंग्स रिलेटेड के लिए एक अलग हॉस्पिटल बना दिया गया। तो इस तरह से एक विशेषज्ञता के हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल अलग अलग बना दिए जाते हैं। ठीक है। तो इन स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से, अब जैसे जो स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर दी जा रही है सरकारी अस्पताल से, तो उनको सार्वजनिक क्यों कहा जाता है? तो सार्वजनिक तो जैसे नाम से ही हमें समझ में आता है कि सबको ही ये सेवाएं उपलब्ध हैं, सभी नागरिकों के लिए ये सेवाएं उपलब्ध हैं, और सरकार इस चीज़ के लिए वचनबद्ध है कि वो सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के ये सेवाएं देगी। ठीक है। और इन सेवाओं के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा?
तो लोग जो सरकार को टैक्स देते हैं उन टैक्स से ही ये हॉस्पिटल चलते हैं, उन टैक्स से ही इन स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान किया जाता है। ठीक है। और इसीलिए बहुत सारे हॉस्पिटल में केवल नाम मात्र की फीस पर, जैसे मान लो कि 1 रुपए का पर्चा कट रहा है, ठीक है, या 2 रुपए का कहीं पर्चा कट रहा है, इस 1 रुपए या 2 रुपए के पर्चे में ही आपकी सारी जांच और आपको दवाइयाँ जो हैं सभी सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाती है। और ये भी केवल आपके रजिस्ट्रेशन मात्र के लिए है कि आपको कभी दिखाना पड़ा तो हाँ हमारे पास एक सरकारी पर्चा है, हमने इंडियन डॉक्टर को दिखाया है, ये रिकॉर्ड के लिए ही होता है। ठीक है। और अब जैसे ये है कि सरकार को एक सिंपल सा बोला है इन्होंने कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। ठीक है। तो एक तो सरकार इन्हीं कर से जो हमें सरकार को जो धन प्राप्त होता है उससे वो सरकार जो है सार्वजनिक सेवाएं देती है। तो सार्वजनिक सेवाएं देती है जिससे क्या होगा, नागरिकों को फायदा होगा। ठीक है। तो कौन कौन सी सेवाएं दे सकती है, उनकी सुरक्षा के लिए सेवा दे सकती है, पुलिस की, न्यायिक व्यवस्था की, या जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज वगैरह हैं उनमें उनको चलने के लिए बनवा सकती है, या हेल्थ सेवाएं उनको दे सकती है। ठीक है। तो इस तरह की सेवाएं जो नागरिक स्वयं अपने आप से नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो अपने कर के माध्यम से सरकार को उस चीज़ को करने के लिए मतलब धन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो करती है। ठीक है। तो इससे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सामाजिक कल्याण है, और व्यवसायिक का जो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो की जाती है, वो सब जो है सरकार के विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं जो है वो करों के द्वारा ही सरकार उपलब्ध करा पाती है। ठीक है। और जो प्राकृतिक आपदा जैसे आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक जो है तो भूकंप आ गया, तो इस तरह से क्या होगा कि जब वो राहत और पुनर्वास के लिए जो उनको बांटा राहत सामग्री जो बांटी जाती है, उनको आपदाओं से बचाया जाता है, उसके लिए जो खर्चा आता है वो सब कुछ हमारे करों से ही जाता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष, परमाणु प्रक्षेपास्त्र जो संबंधित कार्यक्रम भी किए जाते हैं वो भी हमारे राजस्व जो हम लोग सरकार को कर देते हैं उसी के द्वारा एकत्र किए गए राजस्व से ही चलाया जाता है। ठीक है। और गरीबों को भी कुछ सेवाएं दी जाती हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि पीडीएस सिस्टम होता है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जहाँ पर सरकारी जो खरीद की दुकानें होती हैं, जहाँ पर लोगों को 2 रुपए 3 रुपए गेहूँ पर केजी के हिसाब से लोगों को दिया जाता है। ठीक है। तो ये भी सरकार की सुविधाएं हैं ताकि लोगों को कुपोषण से बचाया जा सके। ठीक है। भुखमरी से लोगों को बचाया जा सके। ठीक है। अब क्या होता है कि सरकार के भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं जो वो अकेले नहीं कर सकती स्वास्थ्य सेवाओं में। जैसे मान लो कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने के रोकने के लिए कैंपेन कौन चलाएगा, सरकार ही चलाती है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये लोगों को जागरूक करने के बिना नहीं हो सकता। अगर सरकार केवल अकेले चाहे कि वो इन बीमारियों को फैलने से रोक ले तो वो रोक नहीं पाएगी जब तक कि उसे लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे मान लो कि मच्छर होने से क्या होता है कि मलेरिया होगा। ठीक है। तो मलेरिया अगर रोकने के लिए सरकार सबके घर में कूलरों और घरों के छतों में जो इकट्ठा हुआ पानी है वो तो नहीं साफ करने जाएगी, तो वो लोगों को ही तो अवेयर करेगी कि भाई अपने घर में जो कूलर में पानी आपका भरा हुआ है, गंदा पानी है, उसको ठहरने मतलब उसको स्थिर ना होने दें और उसको साफ करते रहें। ठीक है, बदलते रहें। और घर की छतों पे पानी इकट्ठा ना होने दें जिसमें मच्छर पनप ना सके। ठीक। तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना, ठीक है, लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता है। ठीक है। और जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 47, ठीक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोगों को सही पोषण, ठीक है, उपयुक्त पोषण मिले और उनका जीवन स्तर में सुधार हो और उनको स्वास्थ्य सेवाएं जो है पब्लिक जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उच्च स्तरीय की भी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 47 कहता है जो संविधान में मेंशन है। ठीक है। तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन
के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। अब जीवन जब जो है हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ ये आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो जैसे मान लो कि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल अगर किसी व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं दे पा रहा, तो वो क्या कर रहा है, इस जो फंडामेंटल राइट है इसका उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यह है, इसका तात्पर्य है कि उससे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो इस बिहाफ में वो न्यायालय में भी जा सकता है कि अमुक सरकारी हॉस्पिटल ने हमें उस सुविधा से वंचित कर रखा है। ठीक है, यह हमें समय पर सुविधाएं नहीं दी, इसकी वजह से हमारा जो है व्यक्ति मर गया और उसके लिए हमें मुआवजा चाहिए। ठीक है, तो अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें, ठीक है, देखो, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, नेसेसरी जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं, उसमें जो इमरजेंसी इलाज है वो भी शामिल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर हॉस्पिटल में ये होता है कि इमरजेंसी वार्ड जरूर दिया होता है। ठीक है, जहाँ पर इमरजेंसी होने पर, किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी होने पर आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सरकारी हॉस्पिटल में क्या है कि माँ है, उसका बच्चा है, उस पर बैठे हुए हैं। तो यूनिसेफ ने एक बताया था कि यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिनको रोक पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो जो हॉस्पिटल में, जो सार्वजनिक हॉस्पिटल में साफ सफाई ठीक तरह से नहीं होती है या उसकी कमी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, संक्रमण पैदा हो जाता है और उन संक्रमण से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि पीने का पानी ही सही से नहीं मिला, ठीक है, संक्रमित पानी मिला, तो उससे संक्रमण वाली जो बीमारियां हैं वो हो गई, उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं उनको थोड़ा देखते हैं। तो ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ये बेसिकली क्या है, हमें मुनाफा कमाने के लिए ये लोग स्वास्थ्य सुविधा देते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जो कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं, तो बड़ी संख्या में क्या है कि डॉक्टर अपने निजी प्राइवेट जो उनके दवाखाने हैं वो चलाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं वो मिल जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग पता होती है, थोड़ा बहुत कैसे काम किया जाता है, जो फर्स्ट एड टाइप का, तो उस तरह से वो काम करते हैं। शहरी क्षेत्र में क्या होता है, बड़ी संख्या में डॉक्टर होते हैं, ये बहुत से विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। और निजी रूप में जो सरकारी हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, नर्सिंग होम चलाए जाते हैं, बहुत सारी लैब चलाई जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पैथ लैब करके एक बहुत बड़ी ब्रांच ये सीरीज शुरू हो गई है। ठीक है, जो लैब टेक्नीशियन जांच करती है। ठीक है, विभिन्न तरह की यहाँ पे जांच होती है। तो इस तरह से ये लैब चलाई जाती हैं जिनका मकसद ये होता है कि विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और इन जांच के द्वारा प्रॉफिट भी अर्जित करना, क्योंकि निजी जो सेवाएं हैं वो हमेशा प्रॉफिट के मोटिव से ही काम करती है। उनका जो मेन मोटिव होता है वो सार्वजनिक लोगों को लाभ देना नहीं होता, सार्वजनिक सुविधा प्रोवाइड करना नहीं होता। उनका ये होता है कि हम अपनी सुविधा से प्रॉफिट अर्ज करें, लाभ अर्ज करें। ठीक है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल का ये होता है कि हमें सामाजिक न्याय देना, उनकी जो ज़रूरतें हैं, हमारा लोगों को कल्याण प्रोवाइड करना है। ठीक है, सामाजिक कल्याण के ओरिएंटेड सरकारी सेवाएं होती हैं। निजी सेवा क्या होती है कि हमें लाभ कमाना है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड अगर होगी तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनके प्राइजेस ज़्यादा होंगे। ठीक, और इनकी जो दवाइयाँ हैं वो महंगी भी होगी। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है, ये तो हमने देख लिया। अब जैसे इनके नाम से ज्ञात है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या है, सरकार का स्वामित्व नहीं होता, क्योंकि ये प्राइवेट ओरिएंटेड होती हैं, प्राइवेट मालिक होता है इनका और सरकार से नियंत्रित नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, इसी धन से वो अपना लाभ कमाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक निजी अस्पताल है। ठीक, तो इस पर्सनल को देखने के लिए एक पर्टिकुलर है अटेंडेंट, और यहाँ पे क्लीननेस आप देख सकते हैं, जो कि आपको सरकारी हॉस्पिटल में कम ही देखने को मिलेगी। आज क्या है कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी अस्पताल चलाने लगी हैं।
ठीक है, जिनसे अपना वो क्या कहते हैं प्रॉफिट अर्जित करती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं, उनसे अपना प्रॉफिट अर्जित अर्जित करती हैं। ठीक, तो स्वास्थ्य सेवा और समानता, इसको देखते हैं ज़रा। क्या अभी जैसे हमने लास्ट क्लास में समानता के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ देखते हैं कि स्वास्थ्य सेवा, जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है सरकार के द्वारा या निजी सर्विसेज के द्वारा, कि क्या उसमें समानता है, क्या सभी लोग उसको बराबरी से या उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि निजी सेवाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो निजी सेवाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है और शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में ही निजी सेवाएं काम करती हैं। ठीक है, और सार्वजनिक सेवाएं वो शहर में भी हैं और गांव में भी उसका कुछ है, जैसे पीएचसी और सीएससी। ठीक है, तो इन सेवाओं का जो मूल्य भी अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक रहता है। अब जैसे निजी सर्विस उसका मूल्य ज़्यादा रहेगा, तो मूल्य ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, दवाइयाँ भी महंगी होगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको खरीदने में असमर्थ होते हैं, जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद पाते। ठीक है, इसीलिए जब भी परिवार जो बीमार होता है तो उसको क्या होता है, उसको ऋण लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसको ऋण लेना पड़ता है। तो अभी जैसे कुछ निजी सेवाएं जो हैं अधिक कमाने के लिए, हाँ अभी यहाँ पे देखते हैं कि कुछ सेवाएं जो हैं अधिक आय अर्जित करने के लिए। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें गब्बर मूवी है, उसमें एक मरे हुए आदमी को ये डिक्लेयर किया गया कि वो जिंदा है। ठीक है, और उस पर बिल बनाते रहे, और उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको पता चला गया कि आदमी मर गया है, तो उन्होंने क्या कहा कि पहले आप पेमेंट करिए, उसके बाद अपनी डेड बॉडी लेके जाइएगा। ठीक है, तो ये आपने मतलब एक मेडिकल सर्विसेज का सबसे वर्स्ट रूप आपने देखा कि इतना भी खराब हो सकता है कि लोगों के जीवन को आपने बिजनेस पूरी तरह से बना दिया है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखते हैं कि जब गर्भवती महिला डॉक्टर निजी हॉस्पिटल में जाती है, तो वो उसके जो प्राकृतिक प्रसव है उस पर ना फोकस करके उसको सिजेरियन पर ऑपरेट कर कर उसके बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको अधिक आय अर्जित होती है। तो वो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादातर हम सिजेरियन करेंगे, नहीं तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगा, माँ को दिक्कत हो जाएगा। इस तरह से वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल केस है, जबकि वहाँ पर नॉर्मल जो प्रसव प्रक्रिया है वो भी हो सकती थी। लेकिन वो लोग अपना बेनिफिट के लिए, ठीक है, और ज़्यादा बिल बनाने के लिए उस तरह से कार्यों को करते हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे जो निजी हॉस्पिटल हैं वो अपना नॉर्मल दवाइयाँ भी देते हैं जो कि जेनरिक दवाइयों से अलग होती है। अब जैसे इंडिया में एक जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का एक आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता है। ठीक है, आयुर्विज्ञान का जो मोरल कोड है वो ये कहता है कि जहाँ तक संभव हो हर चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही देने चाहिए पर्चे में। ठीक है, ताकि अगर वो बहुत ही महंगी ब्रांड की दवा न लेके सस्ते ब्रांड पे भी चीज़ें ले ले पाए। ठीक है, युक्त युक्त और उपयुक्त रूप में हो। ठीक है, क्योंकि सेम सॉल्ट में अगर आप पैरासीटामॉल लेंगे तो आपको 20 रुपए में भी मिल जाएगी और आपको 60 रुपए तक भी मिलेगी। ठीक, अब ये इसीलिए सरकार ने जन औषधि से मेडिकल स्टोर्स खोले। इसमें क्या होता है कि दवाइयों को जेनरिक नाम पे ही बेचा जाता है, और जब दवाइयों को जेनरिक नाम पे बेचा जाता है तो उनके प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर आता है। यहीं कोई वो दवा अगर 10 रुपए में मिल रही हो तो वो प्राइवेट में आपको 150 रुपए तक मिलती है या 200 रुपए तक मिलती है। ठीक है, जो डिफरेंट कंपनी नेम पे आती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने डोलो देखा, ये डोलो है तो पैरासीटामॉल ही, उसका जेनरिक सॉल्ट यही है। जेनरिक सॉल्ट जो है वो पैरासीटामॉल है, लेकिन नाम उसका ये है। तो ये प्राइवेट कंपनी द्वारा दिया गया नाम है। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो चलती है, बिकती है। तो सरकार जो अपनी कोड में, इनका जो कोड है नैतिक कोड है, उसमें ये बोलती है कि पैरासीटामॉल लिखिए, ना कि डोलो लिखिए, जितना संभव हो सके। ठीक, अब इंडिया के लिए, पब्लिक के लिए, इंडिया के जो नागरिक हैं उनके लिए WHO ने एक बार ये कहा था कि 70% भारतीयों के लिए
भारत में जो लोग रहते हैं उनमें 70% भारतीयों के लिए केवल एक ही जो स्वास्थ्य समस्या है वो काफ़ी है उनको गरीब बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर उनकी लाइफ में एक बार कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई तो वो उनको गरीब बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो मतलब उनका बहुत सारा व्यय जो है, बहुत सारा जो पैसा है वो स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च हो जाता है। ठीक, तो जनसंख्या, ये फैक्ट है कि जनसंख्या का जो इंडिया का जो जनसंख्या है उसका 20% लोग ही बीमारी के दौरान जो दवाइयाँ हैं उनको खरीदने में सक्षम होते हैं। और जो लोग जिनको हम गरीब नहीं मानते वो भी दवाओं का खर्च उठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे मान लो हार्ट रिलेटेड बीमारी हो गई आपको, तो आपको बहुत ही महंगी दवाइयाँ परचेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब ही हों, आप थोड़ा सा संपन्न भी हैं तब भी आपको कठिनाई उठानी पड़ जाएगी उस दवा का खर्च उठाने के लिए। अभी जैसे एक अध्ययन में पाया गया कि लोग अस्पताल के किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती हो गए, मान लो भर्ती हो गए, तो उसमें क्या होगा कि 40% लोग जो हैं उस खर्चे का भुगतान के लिए क्या करेंगे, पैसा उधार लेंगे, तब जाके वो भर्ती होने का खर्च निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे सरकारी अस्पताल में भर्ती होने के चार्जेस कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, निजी हॉस्पिटल हैं। इस वजह से सरकारी हॉस्पिटल में समस्याएं होने की वजह से क्या हो रहा है कि अब जैसे लोग सरकारी हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा वो करते हैं कि हमारा कम पैसे में अच्छी सुविधा हमें मिल जाए। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए कि नंबर ऑफ़ बेड्स, नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स, ठीक है, और साफ़ सफाई, ये सब सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ानी चाहिए ताकि उन पे, गरीबों पे दवाओं का खर्चा और इलाज का खर्चा, मतलब वो ज़्यादा उन पे बर्डन ना पड़े। इसलिए एक आयुष्मान भारत करके योजना भी चलाई गई। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही जा सकते हैं, आपको कार्ड के थ्रू आपको उसका मतलब एक इंश्योरेंस दिया जाएगा कि आप इतने लाख तक की सर्विसेज ले सकते हैं साल में। ठीक है, तो गरीब लोगों के परिवार, मतलब हर बीमारी एक चिंता का, एक मुसीबत का कारण बन जाती है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते उनके इलाज करने के लिए। तो एक बार कोई अगर बीमार हुआ तो फिर उनकी हालत पतली हो जाती है, वो अपना घर चलाने के भी काबिल नहीं बच पाते हैं। तो गरीब लोगों के कारण, गरीब लोग सबसे ज़्यादा बीमार होते ही क्यों हैं, क्योंकि उनका क्या है कि वो पहले ही, गरीब का मतलब ही है कि वो अपने जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के काबिल नहीं है। तो अब आधारभूत आवश्यकता को पूरा करने के काबिल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, और रहने के लिए साफ जगह नहीं मिल पा रही है, खाने के लिए पर्याप्त उसके पास भोजन नहीं है, तो क्या होगा कि उसको बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। तो एक बार भी अगर वो बीमार हुआ तो खर्चे से उसकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो गरीब लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं। और दूसरा एक कारण है कि केवल पैसा ही नहीं जिम्मेदार है स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता के लिए, सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार है। ठीक है, क्या होता है कि लोग जो है महिलाओं को तुरंत डॉक्टरों के पास या इलाज के लिए ले जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, कई बार आदिवासी क्षेत्रों में आप देखें कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम है और उनको अ, किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर दूर पैदल चल के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है कि वो पैसा देके वहाँ पे चीज़ें दिखा सकें। अब क्या होता है कि कई जो हमारे पुरानी जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ परिवार ऐसे हैं कि जब तक जो हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनकी जब तक तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाती तब तक लोग उनको हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं लेके जाते। तो ये उनकी सामाजिक स्थिति की वजह से ऐसा होता है। अगर उनको, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो तो ये असमानता से बच पाएंगी। ठीक है, तो हमें उनको भी आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा ताकि इस क्षेत्र में हम सुधार कर सकें। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उच्चतम स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जो सस्टेनेबल डेवलप गोल है उसमें एसडीजी 3 के अंतर्गत हमारा उच्चतम स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, मतलब हेल्थ और वेलबींग आता है। ठीक है, तो हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। तो क्या होता है, सरकार का जो उत्तरदायित्व है, सरकार की जो ड्यूटी है वो ये है कि विशेषकर गरीबों को या और सुविधाहीन जो लोग हैं उनको गुणात्मक हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको उच्च क्वालिटी की हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अब फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जीवन जितना जीवन की आधार, हाँ अब देखिए इसमें ये है
कि अगर मान लो कि उच्च सुविधा दे दी भी गई, तब भी वो लोग बीमार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल स्वास्थ्य सेवाएं देने से ही नहीं होता है। आप अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, आपने अच्छे लैब बना दिए, आपने बिल्कुल ट्रेंड प्रशिक्षित सर्विसेज डॉक्टरों को अपॉइंट कर दिया, उससे क्या होगा? उससे बीमारियां जड़ से खत्म नहीं होंगी, उससे हेल्थ की प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं होगी। क्योंकि हमने क्या किया, हमने केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस किया। लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो इनडायरेक्ट जो कारण बनते हैं, जैसे कि आधारभूत सुविधाएं, मतलब पीने के लिए पानी, साफ सुथरा वातावरण, और पोषण युक्त जो भोजन है, वो अगर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और सामाजिक जो स्थिति है, महिलाओं बच्चों में जो असमानता देखी जाती है कि हाँ, जो कमा रहा है इंसान वो अपने आप को तुरंत इलाज के लिए दिखाता है, और जो इंसान कमा नहीं रहा है, जो घर पे मतलब जिसको बोझ समझा जाता है, जैसे हमारी महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, या घर की जो और भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको इस तरह से समझा जाता है कि वो बोझ हैं। ठीक है, तो उनको तुरंत इलाज के लिए नहीं ले जाया जाता। तो लोगों की मानसिकताओं में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और आधारभूत सुविधाओं भी देने की आवश्यकता है। ठीक है, इन दोनों पक्षों में हमें काम करने की ज़रूरत है, तभी ऐसा हो सकता है। अब जैसे केरल का एक अब इसमें एक चीज़ और हम आगे डिस्कस करेंगे। केरल का अनुभव देखते हैं कि केरल जो है, जो इस समय सबसे ज़्यादा अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में सबसे अच्छी पोजीशन में है, तो केरल है। तो केरल में क्या किया गया था कि 1996 में केरल गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि अपने पूरे बजट का 40% पंचायत को ही दे दिया कि आप रूट लेवल में जाकर गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। क्या होता है कि जब औरतों का विकास ठीक से होता है, उनको प्रॉपरली शिक्षा मिलती है कि हाँ, क्या खाना चाहिए और क्या अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, गर्भावस्था के टाइम पे आप खुद क्या लें और अपने बच्चों को क्या दें, और कौन सा आहार बच्चे के लिए अच्छा होता है या माँ के लिए अच्छा होता है या घर के और मेंबर्स के लिए कितना तरीके से कौन सा आहार लें, ताकि उनको पर्याप्त सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, सारे पोषण उनको मिल सकें। इसकी तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करता है। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें जल वितरण की जो व्यवस्था थी उसकी जांच की गई, स्कूलों को ठीक तरह से काम किया गया, आंगनवाड़ी की सुविधा जो है उसको ठीक तरह से किया गया। ठीक है, जो मिड डे मील की फैसिलिटीज़ हैं उसमें ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जो हेल्थ केयर सेंटर्स थे गांव के उनको सुधार किया गया। तो इन सब सुधारणों के बाद तो कुछ तो समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन पर्याप्त रूप से समस्याओं में कमी भी आई है। तो जैसे मान लो कि दवाइयों की कमी है, और हॉस्पिटल्स में पर्याप्त बिस्तर नहीं है, डॉक्टरों की भी जो कमी है। ठीक है, ये समस्याएं भी दूर करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब एक एग्जांपल दिया गया है कि कोस्टा रिका। वैसे तो हर एक देश का एक अलग समस्या होती है। ठीक है, अब जैसे कोस्टा रिका है, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपनी सेना नहीं रखेंगे, और जो सेना का बनाने के लिए जो उसके एक्सपेंस के लिए हम लोगों को बजट रखना पड़ेगा, उसको हम लोग हेल्थ में यूटिलाइज कर लेंगे, उसको हम स्वास्थ्य में यूज़ कर लेंगे। तो इन्होंने अपने संविधान में ये डिसाइड कर लिया कि हम अपनी सेना नहीं रखेंगे, और उसके ही धन को हम अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों में खर्च करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वहाँ का जो स्वास्थ्य है, उस देश का स्वास्थ्य, देश के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत सही हो गया, क्योंकि उसका मेन फोकस ये था कि हमारे देश के देशवासी हैं वो स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने पे ही उनकी जो मतलब मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं होंगी, जिससे कि वो क्या होगा कि मानव संसाधन में विकास होगा, और वो अपने आप को अपना अच्छा सा जीवन यापन कर पाएंगे। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण, आवास, इन सब चीज़ों पर कोस्टा रिका की सरकार का विशेष फोकस था। और स्वास्थ्य की जो शिक्षा है, मेडिकल की जो पढ़ाई है, उस पे और सभी स्तरों पे स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का ये एक ज़रूरी भाग है। मतलब बच्चों को और बड़ों को, उनको उनके एजुकेशन स्तर पे ही कौन कौन से कुपोषण, मतलब कुपोषण के लिए कौन कौन सी समस्याएं मतलब सामना करना पड़ सकता है, और उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो। तो इस तरह के जो रिलेटेड जो हेल्थ संबंधित जो नॉलेज है उसको एक शिक्षा का ही पार्ट बना दिया गया। तो इस तरह से कोस्टा रिका में इस समय हेल्थ की मतलब सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, जो मध्य अमेरिका का है। ठीक है,
अब भारत के केस में क्या है कि जो वित्त आयोग गठित किया गया था 2015वां जो वित्त आयोग है, तो उस 15वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए बोला था कि अपना राज्य का जो स्पेंडिंग है, जो राज्य का जो बजट होता है उसका एक्सपेंसेस से आप उसको बढ़ाकर 8% लेके आइए राज्य के बजट का 2022 तक। ठीक है, मतलब राज्य जो अपना बजट तय करता है कि हम इस आने वाले वर्ष में क्या क्या चीज़ें एक्सपेंस करेंगे, उसमें उसका 8% आपको 2022 तक हेल्थ सेवा के लिए डेडिकेट करना है कि हेल्थ सेवाओं में ही हम 8% तक खर्च करेंगे। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हेल्थ की जो स्पेंडिंग है उसको 1.15% से 2.5% तक 2025 तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। ये 24-25 है। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो 2.5% है जीडीपी, ये इंडिया का जीडीपी है, इंडिया के जीडीपी, और ये स्टेट जीडीपी है। ठीक है, स्टेट का जो बजट है उसके हिसाब से, और ये इंडिया का। ठीक है, 2.5% तक लेके आना है। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 47 है डीपीएसपी का, उसमें ये कहता है संविधान की, ये महत्वपूर्ण हिस्सा है संविधान का, जो कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना है सरकार का जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है, राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो और लोक स्वास्थ्य को सुधार करना। ठीक है, तो पोषाहार स्व स्तर और जीवन स्तर को उच्च करना और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अब डीपीएसपी बेसिकली होता क्या है, डीपीएसपी राज्य के लिए निर्देशक आधारभूत निर्देशक तत्व हैं। तो जब भी सरकार कोई नीति बनाती है तो इनको मानना जरूर, इनको ये उनके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं कि इनको वायलेट नहीं करना है। ये राज्य के लिए नीति बनाने के लिए निर्देशक हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पॉलिसीज के लिए। ठीक है, तो सरकार जब भी पोषण या हेल्थ फैसिलिटीज या लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ बनाएगी तो उनको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने की बात करता है। और ये SDG 6, ठीक है, SDG 6 क्या है, वाटर और सैनिटाइजेशन की बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। अब ये जैसे सार्वजनिक का मतलब हमने समझा कि सार्वजनिक क्या होता है, सभी लोगों को उपलब्ध। तो वह सेवाएं और कार्य जो सरकार लोगों के कर के द्वारा सभी लोगों को प्रोवाइड करती, लोगों कर के द्वारा वो उपलब्ध कराती है, और ये सेवाएं सभी लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं। ठीक है, और अगर ये ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं तो इन पर सवाल भी उठा सकते हैं, लोग कोर्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, और निजी सेवाएं क्या होती हैं, ये किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा मुनाफे अर्जित करने के लिए की जाती है। चिकित्सा पर्यटक, मैंने बताया कि विदेशी पर्यटन जो इंडिया में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ठीक है, जो कम मूल्य में बहुत विश्व स्तरीय सुविधाएं देते हैं तो उसको बोलेंगे चिकित्सा पर्यटन। संचारणी बीमारियां क्या होती हैं, ये बीमारियां जो होती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यम से फैलती हैं, जिसमें पानी के माध्यम से जैसे है, हवा के माध्यम से है, भोजन के माध्यम से है, तो संचारणी बीमारियां, इसका 31% जैसे हम लोगों ने पढ़ा पानी के द्वारा होता है। इसमें हैजा है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, ओपीडी क्या है, ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट है। ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या आता है, बाहर विभाग का, मतलब अस्पताल के जो किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी जो है उसको ओपीडी में जाता है। नैतिक आचरण क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है उसमें जो परिवर्तन करने वाले जो नैतिक सिद्धांत है उनको बोलते हैं नैतिक आचार। ठीक है, जेनरिक नाम जो है, जैसे अपने बताया, मैंने बताया था कि पैरासीटामॉल, ठीक है, पैरासीटामॉल एक जेनरिक नाम है। ठीक है, और इसका जो ब्रांड नेम होता है वो कभी कभी डोलो है या और भी नाम से आता है। ठीक है, तो जो जेनरिक नाम है वो है पैरासीटामॉल। तो दवाओं के रासायनिक नाम, ठीक है, उनको बोलते हैं जेनरिक नाम। तो विश्व स्तर पर इनको जिन मान्यता मिलती है उन रासायनिक नामों से, जैसे मान लो कि एक एस्पिरिन हम लोग खाते हैं, तो उस एस्पिरिन का जो जेनरिक नाम है वो क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये जेनरिक नाम है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए हमें दो मुद्दे पे काम करना पड़ेगा। एक तो हमें अपनी फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना पड़ेगा, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे, अच्छी लैब बनाने पड़ेगी, और स्वास्थ्य के सेवाओं के जो कर्मचारी हैं उनको अच्छा प्रशिक्षण देना पड़ेगा। और दूसरा, हमें लोगों की आधारभूत सुविधा, मतलब ये सरकार करेगी, हम तो नहीं कर पाएंगे, तो सरकार को लोगों के जो आधारभूत सुविधा है
उसको सुधार करना पड़ेगा कि अच्छा पानी उनको मिले, अच्छा खाना उनको मिले और स्वस्थ वातावरण उनको मिले, ताकि वो बीमारी के प्रति वो थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर पाए और वो बीमार ना हो। ठीक है। और दूसरा, सामाजिक जो समझ है, सामाजिक समानता लोगों के दिमाग में, ऐसा सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहिए कि हर एक इंसान को जीवन का अधिकार है। ठीक है। और उसको तुरंत, अगर कोई बीमार होता है तो वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज कराएं। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।